सो क्वेश्चन नंबर 2 है बैंकिंग से रिलेटेड, जिसमें बोला गया है कि मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज 11364। तो एम वी 11364 लिखा, ये मैच्योरिटी वैल्यू है, मतलब लास्ट में जो हमारा अमाउंट बनता है आफ्टर इंटरेस्ट, वो तुम्हें पहले दे दिया गया है। इफ़ मंथली डिपॉजिट इज 200, पी तुम्हें 200 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% per annum, find the time which the account was kept। तुम्हें क्या पता करना है? टाइम पता करना है। ठीक है, टाइम से मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। तो इसके लिए हम किससे नोट करेंगे? एन से नोट करेंगे। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे पहले फॉर्मूला मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला देखो, अगर तुम्हें एम वी दिया है ना, तो एम वी से डायरेक्ट फॉर्मूला मार लिया करो। एक है फॉर्मूला हमारा आई से, आई इक्वल टू क्या है? पी इंटू एन एन प्लस इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। सही है। ये तो हो गया आई का फॉर्मूला, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। और क्योंकि अगर डायरेक्ट एम वी दिया हो ना, तो डायरेक्ट एम वी से फॉर्मूला बना लिया करो। एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस, फिर ये अलग हो जाएगा, ऊपर आई वाला फॉर्मूला अलग डाल दो, डिवाइड से इतने को रहेगा 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ से फॉर्मूला आप पिक किया करो। ठीक है ना, क्योंकि एम वी तुम्हें गिवन है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या नहीं मालूम है, तुम्हें एन नहीं मालूम है, तो आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बनेगी। क्वाड्रेटिक में ही बच्चे फंसेंगे इसमें, अगर फंसेंगे तो। ठीक है ना, क्योंकि एन जब नहीं पता होता है तो क्वाड्रेटिक बच्चे आके फंस जाते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एम वी के नीचे एम वी लिखा मैंने 11364 इज इक्वल टू पी है 200 इंटू एन प्लस फिर 200 एन और एन प्लस 1 अंदर रहेगा इंटू आर कितना है? 9 अपॉन, मतलब ये समझो कि एक अलग ब्रैकेट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है। 2 इंटू 12 इंटू 100। तो जो जितना रिड्यूस हो रहा है कर लो, क्योंकि हमें लग रहा है ये तो रिड्यूस हो रहा है पूरा का पूरा। यहाँ से 2 0 रिड्यूस हो जाएंगे, फिर 2 बचेगा, यहाँ से 2 भी रिड्यूस हो जाएगा, ये पूरा रिड्यूस हो गया। यहाँ पे 3 था, 3 4 था 12। तो बचा कुछ पहले लिखो, 11364 इज इक्वल टू 200 एन प्लस एन को अंदर भेज दो पहले। हाँ, 3/4 अभी हमने बाहर ही रखा। ठीक है ना, फिर 3 को अंदर भेजेंगे। पहले हमने किसको? एन को भेज दिया, क्योंकि एन यहाँ बच रहा था ना। 200 रिड्यूस हुआ था, 100 2 0 गया, 2 से 2 गया था, बचा क्या था? एन प्लस 1 इंटू 3 बच रहा था। एन को पहले अंदर भेज दिया, फिर 3 को अंदर भेजेंगे। आप किसको भेजेंगे? 3 को। चाहो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, क्योंकि अगर 4 को तुम्हें उधर मल्टीप्लाई भेजना है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, 4 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 4। ठीक है, तो 11364 इज इक्वल टू 800 एन प्लस ये 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, 3n स्क्वायर प्लस 3n ओवरऑल डिवाइड बाई 4 हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई भेज दो एक ही बार, क्या दिक्कत है ना। तो 11364 इंटू 4 इज इक्वल टू 800n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो 11364 का। इन जनरल एग्ज़ाम में इतने बड़े क्वाड्रेटिक बेस पे क्वेश्चन आते नहीं ना, बैंकिंग के क्वाड्रेटिक बेस पे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक रहते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, मतलब कोई बड़ा नंबर आ रहा है 45,456, लेकिन ठीक है, फिर भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इज इक्वल टू, तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 803 प्लस हो जाएगा ये वाला, हाँ ये वाला प्लस कर दो ये दोनों। ठीक है ना, तो 3n स्क्वायर प्लस का 803n, इधर आके इसको माइनस करा दो, नंबर को उधर भेज दो, इधर 0 रख दो सिर्फ, तो क्वाड्रेटिक जैसा दिखने लगेगा। बट सर 3 से डिवाइड नहीं होता। अब देख लो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, लास्ट में एक मिनट।
तो पहले कोशिश करो कि ये रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। तो क्योंकि देखो अगर 3 से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हर डिजिट का टोटल कर लेते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से हो जाता है। तो 8 + 0 + 3 ये तो हो ही रहा है। 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, 8 0 3 भी नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो बाकी दो चेक करने का मतलब ही नहीं है, यही वाला नहीं हो रहा है। तो खैर अब इसको तुम्हें इतने ही बड़े नंबर को तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसको स्प्लिट मारना है। मल्टीप्लाई में ये चाहिए और प्लस माइनस में ये चाहिए। तो ये वाला ले लेंगे हम फैक्टराइज करने के लिए और इसको फैक्टराइज करेंगे। इतने नंबर बड़े आते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप में हो जाते हैं, क्योंकि 8 इंटू 3 भी तो करना पड़ेगा भाई, ये तो क्यों भूले रहे हो। इंटू 3 करके फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। हाँ तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले इंटू 3 करोगे ना तभी तो कर पाओगे। तो आ जाएगा 1 3 6 3 6 8। तो ऐसे स्प्लिट करना है कि इनका प्लस या माइनस 8 0 3 आए, और मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में उन नंबर का ये आ गया आंसर। तो वो फिगर तुम्हें इतना बड़ा फिर निकालना पड़ेगा। तो चलो 2 से करते हैं। 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 फिर क्या है 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करते हैं 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। अब यहाँ देखो 1 आया, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। देखो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे 1 जाएगा नहीं तो 18 से 2 9 ज़ा 18 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे, याद रखो, क्योंकि 1 से नहीं हो रहा था। फिर 18 करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहीं पर नोट कर लो। जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ वहाँ नोट कर लिया करो, समझे। एग्जाम्पल लेके ही नोट कर लिया करो, स्पेशल नोट्स बनाओ। तो ये चीज़ मिस नहीं करना। तो 2 2 ज़ा 4, पापा 2 से रिड्यूस हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 0 के 0 रख दिया 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12, सही है ना। फिर 2 से देखो 2 6 ज़ा सॉरी 2 8 ज़ा 16 8 लिखेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा। 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अब तो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नंबर चेक कर लो। 2 + 3 5 5 + 5 10 8 3 से हो जाएगा। देखो 8 5 + 5 13 + 2 15 + 3 18 18 होगा तो ये भी होगा। 3 6 ज़ा 18, यहाँ एक यहाँ बचेगा 2 25 हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24 1 बचा 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 8 2 10 5 ये भी हो रहा है 3 से 3 9 ज़ा है 3 9 ज़ा 12 3 9 ज़ा 20। तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन पहले तो जरूरत नहीं है। फिर 3 4 ज़ा 12 4 and 7 1 आया, फिर 3 4 ज़ा 12 and 7 7। अब ये चेक करो 7 4 11 9 20 नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा, अब आगे बढ़ो। 4 इवन नंबर से होना नहीं है, 5 से होना नहीं, 5 + 10 और वो चाहिए। 3 से नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं होगा। 3 से नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं होगा, 9 में नहीं होगा। 7 से चेक कर लो। 7 1 7, हाँ 7 से हो रहा है। 7 1 7, यहाँ 2 आ गया। 7 3 से 21 3 7 3 से 21 नहीं 7 से नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है। 7 से नहीं हो 37 रहा, आ जाएगा। 7 से नहीं हो रहा, सॉरी। 11 से चेक करो, अगर 88 है तो भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, ठीक है। 13 से चेक करो, या फिर अगर 947 बच रहा है तो इसी को मल्टीप्लाई करके 947 एक फिगर ले लो। अगर 947 से पूरा निकाल दो इसको, 947 947, तो आपका आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। ये वाला देखो, 947 का अलग देखो। चलो 947 लिख लो यहाँ पे। 2 4 2 8 8 2 16। 32 देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, हमें आंसर किस में चाहिए। देखो कितनी गलतियाँ कर रहे हैं हम लोग, माइनस में चाहिए ना। शिट, वेरी वेरी सॉरी। इधर आके माइनस हो रहा है ना। वही तो। चलो अब ठीक है, क्योंकि 947 से नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आंसर प्लस में। तो यहाँ पे क्या होगा ना, दोनों आंसर, एक आंसर माइनस में एक आंसर प्लस में लेना पड़ेगा, तो आएगा माइनस का आंसर, ठीक है ना। तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 3 था 64 64 3 था 19 194 190 64 3 था
वो 180 192 192 आएगा। तो 947 और 192 का ये देखो फिगर। तो 947 से 192 माइनस करो। 755 माइनस 64 नहीं आएगा। देखो 2 to the 4 2 the 8 8 to the 16 3 the 48 48 इंटू 3 करो। 48 इंटू 3 करो। 48 इंटू 3 कितना आया? 144। हाँ शायद ठीक है ना, 144 आ जाएगा। 144 सॉरी, अगेन वन मोर सॉरी। 144 और 947 को 144 से माइनस करो। 947 को 144 से माइनस करो, अब आ गया। ठीक है, 803 हाँ। तो 3n स्क्वायर, तो एक आया 144n, एक आया 947n, बाकी जो चल रहा था कितना था ये 136, और सॉरी नंबर तो यही लेंगे ना, 45456। अब प्लस माइनस किसको दें बताओ, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? प्लस में चाहिए तो इसको देंगे प्लस, इसको देंगे माइनस। हाँ, क्योंकि आंसर हमें चाहिए प्लस में। आंसर किस में चाहिए? प्लस। प्लस में। मल्टीप्लाई में कोई भी एक प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्लस माइनस वाला फिगर क्या चाहिए? प्लस में चाहिए। तो ये वाला प्लस में दे दो, ये वाला माइनस। माइनस में दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे 3n बाहर निकालो, बचा n माइनस 48 बचा, है ना, प्लस यहाँ 947 बाहर निकालो तो यहाँ बचेगा n और 947 इंटू 3 इंटू कितना है? इंटू 48 करोगे करेंगे तो तो 45,456 आ जाएगा। 45456। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। सॉरी, मतलब 48 इंटू 48। मेरा तो हमें लग रहा है नींद में है हम। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो 947 इंटू 48 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस, n आ गया हम लोग को। तो एक आ गया तुम्हारा n माइनस 48 ही आ गया, क्योंकि ये वाले का आंसर उसमें आ जाएगा, हाँ, माइनस में आ जाएगा n। तो n माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो करेगा, और करके इन दोनों इज इक्वल टू जीरो करोगे, ये वाला माइनस में चला जाएगा ना, तो ये वाला 48 ले लेंगे। तो 48 मंथ्स, 48 मंथ का 4 ईयर्स, 48 मंथ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने करने में काफ़ी सिली मिस्टेक्स की हैं, जो कि अमूमन हो जाती है। तो इससे आपको सीख लेनी है कुल मिलाकर, कि जल्दबाजी में और केयरलेस होकर, तो शायद मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा केयरलेस होकर अटेम्प्ट किया था, या फिर हम नींद में, ऐसा लग रहा है, तो एक दो मैंने मिस्टेक कर दी थी। तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर अटेंशन नोटिफाई हो रहा है आपको कि कहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो बड़ा नंबर आ जाता है तो आप ऐसे इसको तोड़ो, लास्ट में एक प्राइम नंबर जैसा मिल जाएगा, जैसे 947 आई थिंक प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ एक फिगर से थोड़ा एक एक्सपीरियंस से मालूम पड़ जाता है, 947 समवेयर 800 के आसपास पहुँच गए, और ये नंबर भी 100 120 के आसपास ऐसा लग रहा था मल्टीप्लाई करने में। तो ये दोनों का फिगर अगर 940 हो सकता है और टूट भी जाए, हो सकता है, आई डोंट नो कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हो सकता है वो टूट भी जाए, और लेकिन आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग गया था कि यार ये 800 के लगभग करीब आ रहा है, ये भी 100 150 मल्टीप्लाई करने में 100 150 के लगभग करीब आ रहा है, या जो भी है 60 70 80 के करीब आ रहा है ये। तो वो एक फिगर जैसा मालूम पड़ रहा था, एक अंदाज़ा ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ केमिस्ट्री बैठ सकती है 803 नंबर लाने में। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक या फैक्टराइजेशन में थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस चाहिए, तो हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा ये क्वाड्रेटिक था स्प्लिट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, लेकिन स्प्लिटिंग अच्छे से हो गई, आराम से हो गई, सिली मिस्टेक किया गलत बात हो गई, लेकिन ये आराम से हो गई। इतने भी नींद में नहीं है। बताओ कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? शेयर मार्केट, तो शेयर एंड डिविडेंड का ये क्वेश्चन है। शेयर एंड डिविडेंड में मालूम है हमने दो, मतलब लास्ट में 3 वाले पार्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर एंड डिविडेंड की चीज़ें मैंने बताई थी। मैंने कहा था कि 80-90% क्वेश्चन तो उसमें हल हो जाने वाले हैं। हाँ, तो फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? इनकम इज इक्वल टू, इनकम कह लो या डिविडेंड कह लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे इसे आप इनकम कह लो चाहे इसे डिविडेंड कह लो, टोटल डिविडेंड ईयर की। तो फॉर्मूला एक था n इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी, एक तो ये फॉर्मूला था, और एक फार्मूला इनकम से रिलेटेड, एन को ही हमने स्प्लिट मार लिया था, एन इज इक्वल टू वॉट? एन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी।
एम वी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी। ये दो फॉर्मूले तो मतलब 80% तुम्हारा खा जाएंगे पूरा चैप्टर, ये दो फॉर्मूले। अगर इनकम डायरेक्ट नहीं दी हुई है, होता है क्या मालूम है, जैसे तुम्हें हो सकता है एम वी पूछा जाए तो तुम्हें क्या दिएगा, एम वी अगर पूछा गया, इन्वेस्टमेंट दे दिया जाएगा, इनकम दे दिया जाएगा, आर दे दिया, एन वी दे दिया जाएगा। एम वी को इधर लो, इनकम को डिवाइड मार लो, इनकम को डिवाइड कर दो। तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, एम वी आ जाएगा। हो सकता है एन वी पूछा गया हो, बाकी चीज़ें दी गई हो, तो भाई सबको इधर भेज दो, एन वी निकाल लो, क्या ही जा रहा है आपका, इतनी तो बेसिक मैथ वाली बात हो गई। सम टाइम तुम्हें इनकम भी नहीं दिया, एम वी भी नहीं दिया, ओहो हो, तब यहाँ फंसोगे। किया जाए तो तुम्हें एम वी भी नहीं दिया और इनकम, भाई तुम्हें एम वी निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, एम वी, और तुम्हें इनकम भी नहीं दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूले में अगर तुम्हें दो वेरिएबल नहीं दिए तब क्या करोगे, तब फंसते हैं हम लोग। तब इसके लिए ऐसा तो नहीं ना, कुछ तो एक लिंकिंग दी होगी ना। तुम्हें क्या बोलेगा मालूम है, तुम्हें बोलेगा कि रेट ऑफ रिटर्न तुम्हें दिया होगा, क्या दिया होगा, रेट ऑफ रिटर्न कह लो या डिविडेंड परसेंटेज कह लो या इनकम परसेंटेज कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, फंसना नहीं इसमें, कुछ भी कह लो। इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला जब क्या निकालना होता है, इनकम रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनकम ऊपर रखते हैं, नीचे इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करके रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन तुम्हारी मैंने क्या बताई कि यार तुम्हें एम वी पूछा गया और तुम्हें इनकम ही नहीं दिया हुआ है, तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा एम वी बताओ, तुम्हें इनकम भी नहीं दिया हुआ है और एम वी बताओ, तो ये फॉर्मूला फंस गया ना कि कैसे निकालोगे, इनकम ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, लेकिन तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था। तो ऐसे में क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न की जगह रेट ऑफ रिटर्न डालेंगे। इनकम निकालेगा। हाँ, इनकम तो मालूम ही नहीं है क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न तुम्हें गिवन है, तो यहाँ के लिए इनकम ही तो निकाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इंटू 100 सबको इधर लाएंगे, इनकम इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनकम डाल देंगे, इनकम को लाके डिवाइड एम वी इधर लिया होगे और सॉल्व कर दोगे। तो बस ये मैंने पूरे चैप्टर की 80-90% कहानी बता दी यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना। आप देखो कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा ये वाला, ऐसे ही इसमें क्या लिखो, माइन बाइज 100 शेयर, ₹100 शेयर, नहीं एन वी तुम्हें दिया हुआ है 100 शेयर, है ना। अगर एम वी नहीं दिया हुआ है, एन वी दिया हुआ है और एम वी की कहीं पर भी स्टोरी है ही नहीं, ना पूछा गया ना ही दिया हुआ है, कुछ नहीं है ऐसा, तब क्या करो, एन वी को ही एम वी मान लेंगे, ठीक है ना। तो एन वी 100 है, शेयर मार्केट पे 15% डिविडेंड, ये आर कितना दिया हुआ है 15%। ही बाई द शेयर सच ए प्राइस दैट प्रॉफिट परसेंटेज इज, देखो इनकम परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज देखो है ना, यहाँ से लाके फंसाया ना तुम्हें, प्रॉफिट परसेंटेज में दे दिया गया है, इनकम कह लो, डिविडेंड कह लो या प्रॉफिट कह लो, रेट ऑफ रिटर्न कह लो या डिविडेंड परसेंटेज कह लो या इनकम परसेंटेज कह लो, ये मैंने कीवर्ड दे दिए थे, इनकम, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सब एक ही बात है। इसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज, इनकम परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज या फिर रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ रिटर्न, ये सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तुम्हें 15% ऑन इस इन्वेस्टमेंट, ठीक, ऑन व्हाट प्राइस डिड ही बाय, तो तुम्हें एन वी पूछा गया है, एम वी पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एम वी, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना 10% दिया हुआ है, रुको चलो एम वी मानो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 10% है, 10% दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका केस अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है मालूम है, यहाँ पे पूछ रहा है एम वी, तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया हुआ है, और कैसे पॉसिबल है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया हुआ है, तुम्हें इनकम भी नहीं दिया हुआ है, एम वी तो पूछ ही रहा है, 3 चीज़ें नहीं दी है भाई। चलो अगर 2 चीज़ नहीं दी होती तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकते थे, इस फॉर्मूले से सपोर्ट ले सकते थे, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। अगर 2 चीज़, चाहे ये 2 ना दिया होता, चाहे ये 2 ना दिया होता, तो इस फॉर्मूले सपोर्ट करके आ जाते हम लोग यहाँ पर। कोई भी एक फॉर्मूले में अगर 2 चीज़ नहीं गिवन, एक चीज़ नहीं गिवन डायरेक्ट ही लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर 1 चीज़ नहीं, 1 इज नॉट गिवन, 1 वेरिएबल इज नॉट गिवन, 2 इज नॉट गिवन तो ये लगा लो, एंड इफ 3 इज नॉट गिवन, 3 वैल्यू, तो इसका मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, मैं इसकी बुक लाऊं,
तो अगर 3 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एम वी इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू एन वी। क्या फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज, देखो वही मैं बात बता चुका, प्रॉफिट परसेंटेज हो, रेट ऑफ रिटर्न हो, या डिविडेंड या इनकम परसेंटेज हो, डिविडेंड, ठीक है। तो प्रॉफिट पर डिविडेंड परसेंटेज से मतलब ये कि रेट ऑन परसेंटेज, मतलब इनकम ऑन डिविडेंड की, डिविडेंड का जो ईयरली डिविडेंड को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। वो रेट अलग होता है, ठीक है ना, ये वाला अलग होता है रेट ईयरली वाला। तो प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एम वी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न नहीं, रेट ऑफ रिटर्न मत कहो, रेट ऑफ डिविडेंड कहो, रेट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड इनटू एन वी, ये जो रेट होता है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ये देखो, ये जो ऐसे लिखा रहता है ना 15% डिविडेंड, ये रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मार दिया करो जब 3 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 10% दिया हुआ है, ठीक है, इंटू एम वी हमें पूछा गया है, रेट ऑफ डिविडेंड 15% दिया हुआ है, और एन वी 100 है, करेक्ट है। ये 100 से 100 हटा ही दो, एम वी इज इक्वल टू 15 इंटू ये वाला 10/100 इधर आके ये हो जाएगा। तो एम वी 150 आ रहा है, think, ना कितना आ रहा है? 150 इसमें आंसर नहीं दिया है। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब बिल्कुल रेयर, बहुत ही रेयर आती है ऐसी ऐसे क्वेश्चन। तो कुल मिला के देखो भाई, ब्लूप्रिंट हम बना दें अगर सिंपल सा 90%, अगर हम कहें शेयर एंड डिविडेंड को अटेम्प्ट करने का तरीका 90% से हम हो जाते हैं। तो 3 तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। इफ वन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, मतलब डायरेक्ट पूछा गया कोई वन इंफॉर्मेशन या नॉट गिवन है, वन वेरिएबल नॉट गिवन, तो कौन सा लगाओ फॉर्मूला? ये दो में, इन दोनों में कोई भी एक लगा दो, ठीक है ना। इनकम इज इक्वल टू एन इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी, या फिर इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फॉर एमवी, इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी। देख लेना किस हिसाब से इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये नहीं तो ये लग जाएगा। अगर एक इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इफ टू इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, if 2 information not given, तो 2 information नहीं given है तो ये 2 के साथ में, यानी ये वाला एक, ये वाले के साथ में एक और लग जाएगा फॉर्मूला, सपोर्ट के लिए लेना पड़ेगा रेट ऑफ रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है ना। मतलब यहाँ से अगर 2 इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं गिवन है, 2, तो अब तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा नहीं, ना ये ना ये, मोस्टली यही वाले से आता है अगर 2 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है ना। यहाँ से आता है कि इन्वेस्टर अपॉन यहीं पर है ना, यहाँ से आता है, तो यहाँ से हम वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। जैसे एम भी पूछा गया है, इनकम भी नहीं गिवन है, यहाँ से इनकम निकाल लेंगे सबको इधर भेज के, ठीक है ना। सबको इधर भेज के यहाँ से इनकम निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे डालकर निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर 2 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, अगर 3 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, 3 इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से डेटा दिया जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज और रेट ऑफ डिविडेंड में ये मत कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ कुछ ऐसी जो लैंग्वेज लिखी रही थी 15% डिविडेंड, वो होता है रेट आर, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न अलग होता है, वो ये फॉर्मूले से आता है, समझिए ना। तो ये तुम्हें 90% तो चीज़ें मैंने बताई दी, शेयर एंड डिविडेंड कहानी पूरी समझा दी है कि अगर एक इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कोई भी फॉर्मूला मार लो, ठीक है ना। 2 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, तो यहाँ से आ जाना, ठीक है ना। यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल कर
फिर यहाँ पे डालकर निकाल लेना। बाकी 3 नहीं गिवन है तो कुछ अलग टाइप का डेटा दिया रहेगा। तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एमवी एकदम कुछ नहीं मालूम है तो परसेंटेज फॉर्मूले दिए, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है एमवी पूछ ले, हो सकता है एमवी पूछ ले, तो ये वाला डायरेक्ट फार्मूला मार देना। क्या ही बचा भाई शेयर एंड डिविडेंड में, सब कुछ तो खत्म ही कर दिया हमने। तो बाकी जो 10% नहीं गिना, 10% में बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे एक एक नंबर वाले, वो कि प्रीमियम इतना दिया हुआ है, एनवी इतना दिया हुआ है तो एनवी बताओ कितना होगा, तो प्रीमियम में ऐड कर देना, वो सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एक चीज़ और बतानी थी छोटी सी, जैसे कि यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पर 100, यहाँ पे इनकम तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तुम्हें इनकम निकालना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने कि रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%, इन्वेस्टमेंट कितना 50,000, इनकम निकालना है। हमने वही फॉर्मूला डाल दिया रेट ऑफ रिटर्न का या प्रॉफिट परसेंटेज का, इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना 10% दिया, तो हमने 10 लिखा, इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट 50,000 है, 50,000 इन्वेस्टमेंट पर हमें क्या निकालनी, इनकम निकालनी है, इंटू 100। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 0 2 0 गए, 500 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, ये इनकम आ गई। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये बतानी थी, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज में से 10 दिया हुआ तो 10 अपॉन 100 मत लिखो, समझे, 10 अपॉन 100 मत, ओनली 10 लिखोगे, ओनली 10 लिखोगे, ठीक है ना। 10 अपॉन 100 नहीं लिखोगे, 10 अपॉन 100 लिखोगे ना तो घूम फिर के 50,000 वापस आ जाएगा। हाँ, मतलब 50,000 नहीं, मतलब गलत आ जाएगा कुल मिलाकर आंसर। तो यहाँ पे 100 जाएगा, यहाँ 10,000, 4 0 गए तो क्या 5 रुपये इनकम हुई, 10%, 5 रुपये थोड़ी ना होता है, अगर यहाँ पर भी अपॉन 100 डाल दोगे तो ये चीज़ समझानी थी हमें, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमने देखो अपॉन 100 करके लिखा था, क्योंकि दोनों 100 यहाँ पे रिड्यूस हो रहे थे, ठीक है ना। अगर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 तो रिड्यूस हो ही रहा है, यहाँ पे 100 इधर आके कट जाएगा, समझ गया ना। लेकिन इस चीज़ का बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन में कि कभी भी आप ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला डालो और इनकम निकालनी, प्रॉफिट परसेंटेज दिया वो 10%, तो 10 अपॉन 100 मत लिखो, क्योंकि ऑलरेडी इंटू 100 हम यहाँ कर रहे हैं, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, ऑलरेडी हम यहाँ पर इंटू 100 कर रहे हैं, तो वापस अपॉन 100 मत करो, ये नोट कर लो कहीं पर, ठीक है, ओनली 10 लिखना है, ओके। नेक्स्ट, तो ये मैंने पूरा ब्लूप्रिंट बता दिया। अगर डायरेक्ट में एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, डायरेक्ट निकालना है तो कोई भी 2 फार्मूले लग जाते हैं बेसिकली। 2 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो 2 इन्फॉर्मेशन अगर नहीं गिवन है तो तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न वाला फॉर्मूले का सपोर्ट लेना, मतलब दिया होगा 10% रेट ऑफ रिटर्न ऐसा करके दिया होगा, तो यहाँ पे 10 डालना, यहाँ पे नीचे इन्वेस्टमेंट 200 सबको इधर लाना, इनकम निकाल लेना, फिर इसको इन 2 फॉर्मूले में कहीं ना कहीं लग जाएगा, फिर मतलब यही वाले फॉर्मूले में बेसिकली लगेगा, या इसमें भी लग सकता है कोई भी एक में, क्योंकि अगर डायरेक्ट एन दे दिया तुम्हें तो इनकम मालूम पड़ गई है, एन भी निकालना है तो ऐसे निकाल लोगे, तो कोई भी एक 2 फार्मूला समझ गए ना। अगर 2 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो ये 2 के बाद ये वाला फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर 3 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो एक अलग ही फॉर्मूला हमने बता दिया, प्रॉफिट परसेंटेज यानी इनकम परसेंटेज इंटू एम बी, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पढ़ना पड़ेगा, ये तो पूरा ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अजीत ओन्स 600 शेयर, तो एन है 600 इन ए शेयर मार्केट, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹50। फेस वैल्यू का मतलब NV 50 फ्रॉम मार्केट, रिसीव्ड ए डिविडेंड 15%, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 15%। तो हमें डिविडेंड निकालना है, मतलब वही इनकम निकालनी है, तो क्या ही दिक्कत है भाई हमें इनकम निकालने में। इनकम का हमने फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला क्या है, N इंटू R/100 इंटू NV। तो इनकम निकाल लो 600 इंटू 15/100 इंटू NV, 50 रुपीज़ ना, 50
और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 300, 15 to 4500, ये आ जाए इनकमिंग की। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकम मतलब वही डिविडेंड कितना मिला। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ही इफ ही हैड पेड ₹60 फॉर एमवी, तुम्हें यहाँ पे गिवन है, एमवी तुम्हारी सॉरी गिवन है ₹60, ठीक है ना। और तुम्हें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना भाई, इनकम या प्रॉफिट परसेंटेज। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो रेट ऑफ रिटर्न तो निकालना ही है, इनकम 4,500 है इंटू 100। सर इन्वेस्टमेंट का ये कहाँ गई इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट निकाल लो ना भाई, इन्वेस्टमेंट निकालने में क्या दिक्कत है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी। और क्या भाई, नंबर ऑफ शेयर का इन्वेस्टमेंट का या नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी। मेरी राइटिंग समझ लेना भाई, मैं बोल तो रहा हूँ अपॉन एमवी। इन्वेस्टमेंट भाई तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो एमवी से इधर मल्टीप्लाई करा दो, एन इंटू एम वी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। एन कितना है 600, एम वी में ₹60 दिया ही हुआ है, 36, 3 जीरो बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट आ गया, यहाँ लिख दो इन्वेस्टमेंट 36,000 ना, 36,000, गॉट इट। तो ऐसे एक बाजू से एक फॉर्मूले सपोर्ट लेना पड़ता है, बेसिक मैथ का मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए आपको। तो 2 जीरो का 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 450 कुछ नंबर है ना रिड्यूस करने देख के मालूम पड़ना चाहिए यार, ये तो इससे रिड्यूस हो ही जाएंगे, जैसे 45, 36 हमें देख के मालूम होना चाहिए कि 9 से तो यार हो ही जाएंगे, इतना आपको मालूम होना ही चाहिए, नहीं तो फिर भाई 10th में हो आप लोग, पता चला कि आधा पेपर ही छोड़ के बैठ गए, ऐसे ही होता है 10th में। फिर अगर ये सब छोटी मोटी सिंप्लीफिकेशन में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, पता चला 3 से करे पड़े हुए हो, है ना, लंबा जा रहा है। तो 9 5 था 45, तो 1 जीरो बढ़ा दो, 9 4 था 36, तो 50/4 होता है कि एक्चुअली में 12.5 होता है। ये तो भाई इतना तो छपा होना चाहिए दिमाग में, 50 का आधा 25 होता है, 25 4 का मतलब क्या होता है, आधे का आधा, डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या होता है, आधे। इसलिए बीच बीच में हम हिंदी लिखते हैं क्योंकि मेरी हिंदी की आदत ना जाए, आधे का आधा है ना, मतलब 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। सो इजी, सो इजी, सब बेसिक चीज़ें भाई मालूम ही होनी चाहिए। तो कितना ही इजी था ये क्वेश्चन कि रेट ऑफ रिटर्न पूछा था, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम था, तो लेकिन बाद में तुम्हें एमवी दे दिया गया था एक्चुअली, तो यहाँ पे एमवी इंटू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट निकाला, तो बस हो गई कहानी। लिखा हुआ फाइंड द 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/6 ऑफ द स्मॉलेस्ट। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन, किनके बीच में डिफरेंस है, दिस एंड दिस, इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 5, ठीक है ना, समझिए ना। कह रहा है कि 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 ऑफ लार्जेस्ट माइनस, क्योंकि डिफरेंस मतलब होता है माइनस 1/6 ऑफ स्मॉलेस्ट, 1/6 ऑफ इज इक्वल टू 5, इसका मतलब इक्वल टू 5। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर 1/6 मान लीजिए यहाँ अगर हम ऐसे लिख देते उल्टा, 1/6 इंटू स्मॉलेस्ट माइनस 1/3 इंटू लार्जेस्ट, तो आपने ये वाला माइनस में डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब होता है दो लोगों के बीच में गैप, मतलब डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे 5 - 3 या 3 - 5, मतलब ये दो लोग अगर बोलेंगे 5 और 3 के बीच का डिफरेंस इतना है, कितना है नहीं मालूम, इतना है, तो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 5 - 3 भी इक्वेशन फ्रेम हो सकती है, 3 - 5 भी हो सकती है। ये आप कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा अगर आंसर पॉजिटिव है तो यार 5 - 3 ले लो, है ना, अगर आंसर निगेटिव है तो 3 - 5 ले लो, क्योंकि आंसर यहाँ पॉजिटिव था और 1/6 स्मॉलेस्ट नंबर का 1/6 था, तो स्मॉलेस्ट था और उसका 1/6 पार्ट था। अब आप यहाँ पे भी है एक चीज़ देखो, क्योंकि अगर लार्जेस्ट है समझो 10 और स्मॉलेस्ट है 8, तो भी एक पॉइंट में आके ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। कैसे, अगर हम बोलेंगे 10 का 5वां पार्ट,
तो 10 का 5वां पार्ट हुआ 2, 5th पार्ट 2 हुआ, 1/5 ऑफ 10, 2 हुआ ना, 1/5 ऑफ 10। अगर और 8 छोटा है, लेकिन हमें बोला गया कि हाफ ऑफ 8, 1/2 ऑफ 8, देखिए बड़ा आंसर आ गया है ना। एक मॉडिफाई होने के बाद ये आंसर छोटा और ये आंसर बड़ा। तो हमें कैसे मालूम, यहाँ तो मॉडिफिकेशन है ना, हो सकता है ये वाला आंसर बाद में बड़ा हो जाए 1/6 ऑफ करने के बाद, और ये वाला आंसर बाद में छोटा हो जाए, तो आंसर माइनस में आना चाहिए। तो ये हमने कैसे दिमाग लगाया, इसको ही बाद में रखा मैंने, क्योंकि मॉडिफाई होने के बाद हो सकता है ये बड़ा हो जाए, क्योंकि आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर ही बड़ा होना चाहिए। आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। तो और नेचुरल नंबर है, यानी दोनों ही नंबर पॉजिटिव भी है, ये भी कहानी है। अगर एक निगेटिव में होता तो और कन्फ्यूजन हो जाती, अगर इंटीजर होता तो, अगर क्या होता, इंटीजर होता तो देखो अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ मैंने कैसा अंदाज़ा लगाया। ये स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ये लार्जेस्ट है, ये बड़ा है। अब देखो इसमें देखो, एक तो स्मॉलेस्ट है, अच्छा 1/6 और 1/3 में कौन छोटा है, 3 1/3, अरे बाप रे बाप, 1/6, 1/6 छोटा है। सॉरी तो ये पहले तो स्मॉलेस्ट था, एक तो स्मॉलेस्ट था, इसको इसने सोचा हम किसी से मल्टीप्लाई होगा थोड़े से बड़े हो जाएंगे, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो भी और छोटा है, वो भी स्मॉलेस्ट है, तो और नंबर स्मॉल हो जाएगा, और नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये सब ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे 10 का 1/5 और 8 का 1/2, आप देखो 10 का 1/5 2 आया, और 8 का 1/2 4 आ गया, देखो यहाँ पे जीत गया, क्यों, ठीक है 8 स्मॉलेस्ट था, 8 वाला यहाँ पे हारा हुआ था, ठीक है स्मॉलेस्ट है, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इन दोनों कंपेयर करेंगे भाई, इन दोनों कंपेयर में ये बड़ा ये छोटा, लेकिन इन दोनों कंपेयर में ये छोटा और ये बड़ा था, तो 1/2 ने इसको बड़ा कर दिया फाइनल रेस में, तो ये थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये तो छोटा था और ये और भी छोटा था, तो इसका जो साथी था वो भी छोटा था, तो वो मतलब स्मॉलेस्ट ही आएगा। तो ये थोड़े से लॉजिक्स होते हैं, तो ये एक फ्रेम बनेगी। लेकिन अब ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट मतलब क्या है सर, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लगा निकाल लो ना भाई, कौन मना कर रहा है आपको। 3 स्मॉलेस्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, तो एक ले लो x, एक ले लो x+1 और एक ले लो x+2, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव में +1 करके आगे बढ़ेगा। एक नंबर x, जैसे एक नंबर 2 है तो एक नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं मालूम कौन सा नंबर है, तो x, x+1 x+2, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट। लो मिल गया भाई, इसी को आगे से फ्रेम कर दो, 1/3 इंटू लार्जेस्ट x+2। अभी किससे रिलेटेड ये क्वाड्रेटिक में जा रहा है, आई थिंक क्वाड्रेटिक में ही जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको चैप्टर है, तो आगे चलकर -1/6 इंटू स्मॉलेस्ट क्या था, x था, इज इक्वल टू 5 था, ठीक है। तो 1/3 ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो x/3 मतलब x+2 का ओवरऑल 3 ले लो, क्या दिक्कत है ना, अपॉन में 3 चला जाएगा ओवरऑल, मतलब x/3 प्लस 2/3, तो डिनोमिनेटर कॉमन है तो x+2/3, -6/6, तो x/6 इज इक्वल टू 5। तो क्या करें, डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कॉमन कर लिया जाए, 2x+6 माइनस x/6, -3 मल्टीप्लाई से सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ से क्रॉस में, ये डिनोमिनेटर कॉमन किया हमने, डिनोमिनेटर तो 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ठीक है 6 हो गया, हाँ, इज इक्वल टू 5 then 5 मल्टीप्लाई x+6 उधर 30 x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब ये क्वाड्रेटिक तो निकल नहीं रहा है ना, क्वाड्रेटिक नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन कैसे हो सकता है, क्या कहीं पर कुछ हमने गलती की है, माइनर सी गलती की है, लॉजिकल नॉट सिली मिस्टेक, यहाँ पर तो लॉजिकल गलती है, बहुत बड़ी लॉजिकल गलती है। देखो यहाँ पे वर्डिंग थी इस के साथ एटलीस्ट भी था, ओहो क्या बात है, इसके साथ क्या था, एटलीस्ट भी था। एक्चुअली ये लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड है, लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड है ना। तो कितनी हम लोग ने ज़बरदस्त तरीके से गलती की है, वेरी वेरी लॉजिकल, इसको सिली नहीं कहेंगे, इसको लॉजिकल कहेंगे, ठीक है। तो इज एटलीस्ट, कम से कम आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इज होता सिर्फ, तो यहाँ पर हम इक्वल टू डालते, इज नहीं है ओनली, इज एटलीस्ट है। इज एटलीस्ट का मतलब बताओ क्या डालेंगे कि 5 से
कम से कम 5 या 5 से बड़ा, हाँ 5 या 5 से बड़ा। बड़ा, यानी ये जो है ना सिंबल ऐसे लग जाएगा कि इसका जो आंसर है, ये जो फ्रेम किया है हमने, इसका जो आंसर 5 है या तो 5 से, तो यहाँ पे इक्वल टू भी डाल दो, या तो इसका आंसर 5 है या तो 5 से बड़ा है। ये वाला आंसर 5 या 5 से बड़ा, एटलीस्ट 5 का मतलब ये हुआ 5 या 5 से बड़ा, ठीक है ना। तो ये मतलब रख लेना, एटलीस्ट का मतलब 5 या 5 से, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में वो नंबर या उससे बड़ा, ठीक है ना। तो ये कहानी थी इसकी। तो ये कुल मिलाकर इन इक्वेशन की कहानी आ गई थी। अब नंबर 9 में ये यहाँ पे एरो बना दो। अब थोड़ा ऐसे दिखाना पड़ेगा, 5 या 5 से बड़ा है भाई, तो 5 पकड़ो और एरो आगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, पूरा बोर्ड मार दो एरो तक के। क्यों? इनफाइनाइट जा रहा है, क्यों? फ्लैग का सिंबल लगा हाँ बस ऐसे करो, हाँ? दो। हाँ इन फ्लैग का सिंबल लगा दो ऐसे। ठीक है, हम्म, ऐसे करो। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, इफ क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3, इफ द नंबर दिस कॉमा दिस एंड दिस आर इन एपी, ठीक है, x+3 2x+1 x-7 का एपी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड दी। वैल्यू अब ये एपी में है तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ए हो गया, ये हो गया एल, ठीक है ना, और डी ऐसे निकाल लो। तो डी कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, 2x+1 माइनस x+3। तो ये ध्यान रखना था कि ब्रैकेट में रखना था। बच्चे यहाँ पे थोड़ी गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में, -x+3 कर देंगे। ब्रैकेट में रखना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज होगा, -x -3 हो जाएगा, +1 -3 -2 हो गया, 2x - x प्लस का x हो गया, तो x - 2 हो गया d। अब l इज इक्वल टू a प्लस n-1d, टोटल 3 टर्म है, तो l कितना दिया हुआ है, x -7 -7 है, इज इक्वल टू a है x+3 प्लस n दिया हुआ 3-1 और d दिया हुआ x - 2। तो d ब्रैकेट में ही आएगा क्योंकि इनका और इनका मल्टीप्लाई है ना, याद रखना, ये ब्रैकेट में आएगा d। जैसे कि तो n3 कहाँ से 3 टर्म है ना टोटल, अच्छा 1 2 3, तो x - 7 इज इक्वल टू x+3, प्लस 2x यहाँ हो गया 2, हाँ 2 तो 2 का मल्टीप्लाई, d कितना था, x - 2 था, यहाँ 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई दोनों से आ जाएगा, तो 2x - 4, सही है। फिर 3x तो ये हो गया 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x आ जाएगा, x प्लस 2x 3x इधर आके माइनस में x - 3x माइनस का 2x, 3 प्लस -4 माइनस का 1 -7 इधर आके +7 और 8 हो जाएगा, प्लस 7 सॉरी 6 हो जाएगा ना, 3 - 4 -1 और +7 6 हो जाएगा प्लस का, ओके, यानी x आएगा माइनस का 3, क्या आ जाएगी x वैल्यू -3। अगर बोले तीनों टर्म बताओ तो भाई ये 3 टर्म जो निकाले थे, मतलब जो थे 3 टर्म, तो x की जगह -3 डाल के वैल्यू सॉल्व कर देना, x की जगह -3 डालकर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का बी में एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ एक पर्सन सेव्ड एवरी ईयर हाफ एज मच ही सेव द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। कह रहे हैं कि हर साल की जो उसकी सेविंग है वो हाफ होती जा रही है, क्या होती जा रही है, हाफ। इफ़ इट टोटली सेव्ड रुपीज दिस इन 5 ईयर, यानी कि सम दिया है सब ऑल सेविंग का, ऑल सेविंग का, क्योंकि टोटली लिखा है ना, तो ऑल सेविंग सम, सम कितना है, देखो जितना समझ में आ रहा है पहले उतना हम लिख रहे हैं, इन 5 ईयर्स, यानी एन कितना है 5 ईयर्स है। हाउ मच डिड ही सेव द फर्स्ट ईयर, यानी 8 में पूछा गया है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो वर्ड प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड है,
AP से रिलेटेड है, GP से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक है, क्या है ये, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम तो कई सारे चैप्टर्स में है। तो AP है या GP है, AP है या फिर GP है, ये तो फ़ौरन देख के मालूम पड़ जाता है, क्योंकि हर साल की बात हो रही है, सम दिया हुआ है, हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही हो रहा है ना, हाँ, ए परसेंट सेव्ड एवरी ईयर हाफ एज मच एज सेव द प्रीवियस ईयर। ऐसे 5 साल उसकी जो सेविंग है वह आधी यानी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, है ना, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। तो वो एक सीरीज़ में है, तो एक सीरीज़ में है मतलब या तो फिर वो AP हो सकती है या तो GP हो सकती है। तो यहाँ पर तो हमने रिकॉर्ड इतना कर लिया कि AP हो सकता है तो GP हो सकता है। अब सवाल ये कि सर AP GP तो मालूम पड़ रहा है कि हर साल साल की बातें हो रही हैं, ये तो पता चल रहा है AP या GP से रिलेटेड है, लेकिन सवाल ये है कि सर ये कैसे पता चले कि AP है या और GP है। तो देखो थोड़ा सा असम्पशन ले लेंगे, ऐसे कह रहे हैं कि पर्सन सेव एवरी ईयर हाफ एज मच ही सेव द प्रीवियस ईयर। कह रहे प्रीवियस ईयर के कंपेयर में अगले साल वो आधा सेव कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 मान लो कि इस साल उसने 100 किया, तो अगले साल कितना सेव करेगा, 50। कैसे मालूम पड़ा, देखो अगर हम इसको और उसके अगले साल 25, कैसे देखो, कह रहे इस ये जो 50 है दूसरे साल, तो दूसरे साल 50 क्यों है, क्योंकि पिछले साल कितना था, 100 रुपये सेव किया था, तो इस साल कितना हो गया, 100 का आधा। यही बात हो रही ना कि पर्सन सेव एवरी ईयर हाफ एज मच ही सेव द प्रीवियस ईयर। कह रहे पिछले साल जो उसने सेव किया था इस साल वो कितना सेव कर रहा है, उसका आधा। फिर इस साल जितना सेव किया था तो करंट ईयर कितना सेव करेगा, उसका आधा। इस तरह से आगे बढ़ रहा है, फिर 12.5 आ जाएगा, फिर 6.25 आ जाएगा, इस तरीके से। तो एक रफली हमने निकाल लिया कि इस साल 100 कर रहे हैं तो अगले साल उसका आधा करेंगे, 50 करेंगे, उसके अगला साल 25 करेंगे, उसके आधा कर सेव करके खर्चे बढ़ते ही आ रहे होंगे। तो अब ये AP में GP में कैसे पता चलेगा, देखो ऐसे पता चल रहा है AP में GP में, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है, 50, लेकिन इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है, 25। तो यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। डी क्या है, सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये AP तो है ही नहीं, ये AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। यानी इसको हम GP के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो अब इसको फ्रेम करते हैं, AP तो नहीं GP है, इसका मतलब GP में कैसे फ्रेम करेंगे, एक A ले लेंगे, दूसरा लेंगे AR, तीसरा ले लेंगे AR स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हें A तो पूछा ही गया है, ठीक है। R कितना होगा, हाफ ऑफ 4 है, 1/2 ले लो, 1/2। और N कितना है, 5 है, सॉरी 5 साल का है। तो इस तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह आगे बढ़ रहा है। तो N है 5, तो अब सम ऑफ GP का फॉर्मूला लगा दो, A इंटू 1 माइनस R, R के ऊपर N छोटा पावर में, फिर अपॉन पूरा, हाँ 1 माइनस R, सही है ना। जी। सम कितना दिया हुआ है, 19375। ए हमें नहीं पता, वही तो ढूंढना है। 1 माइनस R है हाफ की पावर 5, 5 साल है ना, ये 1 माइनस और ये 1 माइनस हाफ, 19375 इज इक्वल टू A। तो हो जाएगा ये 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 1/32। 32। हाँ, एक में से आधा गया बचेगा आधा, एक में से आधा गया बचेगा प्लस का आधा, ये 32 हो गया, क्योंकि 1 की पावर 5 1 हो गया, 2 की पावर 5 32। यहाँ पे ऊपर नीचे 32 मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, ये 1/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 32 माइनस 1, समझ गया ना, यहाँ पे 32 ये करेंगे तो 31/32, 32 माइनस 1 32 हो जाएगा ओवर। और ये 1/2 नीचे है डिवाइड में, तो रेसिप्रोकल होके इंटू 2 ऐसे हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा 16, 31/16, 31/16 इधर आके 16/31 हो जाएगा, है ना। 16 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 31 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। 31 को इसको डिवाइड करो, 19375 डिवाइड बाई 31,
625 आ जाएगा into 16. इंटू 16 इज इक्वल टू ए इंटू 16, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक लाइन ये दी गई है, दो लाइन्स है, क्या है, दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है कि जो स्लोप ऑफ एक स्लोप का जो होता है दूसरे स्लोप की क्या होता है, रेसिप्रोकल नेगेटिव हो जाता है। m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/, M1. ये हो गया परपेंडिकुलर का रिलेशन। ठीक है ना। अब पैरेलल का रिलेशन क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें परपेंडिकुलर से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का भी हम निकाल लेंगे, इस लाइन का भी हम निकालेंगे, दोनों के हमको रिलेट कर देंगे। क्या ही जा रहा है भाई, हमारा क्या जा रहा है बताओ, है ना। तो y इज इक्वल टू 3x + 7। तो m कहाँ छुपा होता है, x के बाजू में जो भी होता है वो m होता है। तो यहाँ पे m1 समझो क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना। सेकेंड क्या है, डोर बंद कर दे, 2y + px इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी क्या करो, y को तना रखो सबको उधर में, जो जिससे कि x के बाजू मालूम पड़े क्या है। ऐसे मत देख लेना x के बाजू p है, गलत। पहले y को तना रखना पड़ेगा, पहले y को तना रखना पड़ेगा। तो px उधर जाके -px हो जाएगा, 3 को बाजू में खसका दो, थोड़ा ऐसे खसका दो। ठीक है, फिर y देखो 2 डिवाइड में आएगा, जब 2 डिवाइड में जाएगा दोनों को डिवाइड में जाएगा, -px डिवाइड बाई 2 + 3 डिवाइड बाई 2। समझ गया ना। तो फिर इसके बाद तुम्हारा ये वाला इसके बाजू में जो है ये m2 हो जाएगा, m2 -p/2 आ जाएगा। तो निकालना क्या था, निकालना वैल्यू ऑफ p निकालना था, है ना। तो ये हो गया m2। बस एक फॉर्मूला मार तो क्या, m2 इज इक्वल टू -1/m1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि तो -p/2 इज इक्वल टू -1/m1 मतलब 3। अगर इसको ऐसे भी कर देते कोई दिक्कत नहीं होती, अगर ऐसे भी कर देते क्या, m1 इज इक्वल टू -1/m2, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो m1 कितना है, m1 है 3 इज इक्वल टू -1/m2 कितना है, माइनस के p/2। तो माइनस के p/2 इस तरीके से नीचे तुम्हें बैठाना पड़ेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला स्वैप किया, है ना। आप ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो हमने ये वाले तरीके से लिया। क्यों, क्योंकि m2 क्या थोड़ा फ्रैक्शन में, बच्चे इसी में फंस जाते हैं, एक तो फ्रैक्शन भी है माइनस भी है, तो क्या ही दिक्कत है भाई, दो माइनस क्या हो जाते हैं, डिवाइड में मल्टीप्लाई प्लस हो जाते हैं, ये दो माइनस प्लस हो जाएंगे, p/2 रेसिप्रोकल 2/p बन जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 2/p, समझ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये p/2 2/p हो जाएगा, फिर p इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो p आ जाएगा 2/3। तो दिस इज योर आंसर, समझ गया। तो ये परपेंडिकुलर से हमें लगाना था, तो करना क्या था कि जो दो लाइन दी थी दोनों का हमें m निकाल लेना था, m1 m2 निकाल लेना था और इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना था। ठीक है, आगे ए मैन स्टैंडिंग, तो ये हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन हम लोग लगाते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ट्री का बैंक से कितना रिलेशन दिया गया, 60 डिग्री। ठीक है ना। ऐसे समझो कि समझो ये रिवर के दो साइड है, ऐसे समझो रिवर कितने, ये दो साइड है। ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री ऑन द अपोजिट ऑफ द बैंक, जो ये ट्री है यहाँ पर एक साइड में, दूसरे साइड अपोजिट जो साइड है वो ये है, तो इसका एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, है ना। When moves 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, मतलब ये ऐसे जा रहा है इधर, सॉरी फ्रॉम द बैंक पीछे जा रहा है,
देन फाइंड द एंगल इज 30 ऐसे समझो जा रहा है आपका, ये इस तरीके से आगे आया। ओह देखो, ये तुम्हें दिया हुआ था पहले 60 डिग्री, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से पहले, और आगे गया तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, बस ये है, ठीक है ना। तो ये हमें पता ही है ना कि 60 डिग्री अगर कुछ इस तरीके से है अवे या मूव करने वाला जो आता है एंगल, अगर वन साइड मूव कर रहे हैं तो दो एंगल में एक एंगल बड़ा यहाँ बनेगा, छोटा एंगल इधर बनेगा। तो ये कैसे कॉमन लॉजिक लगा सकते हो अगर इतने वर्ड पकड़ नहीं पा रहे तो ये जो दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, कितना दिया है, ठीक है। तो कैलकुलेट दी विथ ऑफ द रिवर, तो विथ ऑफ द रिवर ये होगी, ये पता करना है, एक्स मान लो इसे, क्या मान ले, एक्स मान ये ले, डिस्टेंस को ना डिस्टेंस मतलब विथ ऑफ द रिवर है, विथ ऑफ द रिवर है, पहले 60 डिग्री था, यहाँ पे ट्री था, देख रहे 60 डिग्री, जब ये और पीछे गया तो 30 डिग्री हो गया एलिवेशन। सुन लो फिर से, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज 60 डिग्री। यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है और ट्री यहाँ पर है, अपोजिट साइड में ट्री है, देख लो। ऑब्जर्व द एंगल एलिवेशन ट्रीज ऑन अपोजिट बैंक, है ना, यहाँ पर मैन है, मैन को वो मत दिखाओ, फिगर मत दिखाओ, ठीक है ना। और एलिवेशन मतलब होता है ऐसे नजरें उठाना, यदि मैन खड़ा है तो मैन को पॉइंट एम बनाओ, मैन किस में बनाओ, मैन की हाइट मत बनाओ, जरूरत नहीं है यहाँ पर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दो बैंक के किनारे दिया हो, कह रहा है ऐसे देख रहे हो तो 60 है। अब आगे जाएगा तो अगर कॉमन सेंस लगाओ, आगे जाएगा तो एंगल बढ़ने वाला है एलिवेशन का, और लेकिन 30 डिग्री हुआ ना, यानी पीछे गया ना वो, देखो ही मूव 50 मतलब अवे फ्रॉम द बैंक, अवे फ्रॉम द बैंक मतलब क्या, बैंक के पीछे आना ना, अवे दूर आ रहा है, तो ये कह रहा है 30 डिग्री है, यानी ये तो जो हो गया वो रिवर की विड्थ हो गई ना, तो इसको मान लो x, ये 50 मीटर है, ठीक है ना। कितना इजी है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। विड्थ ऑफ द रिवर दिखाना है, परपेंडिकुलर से दोनों को कॉमन वो दिखाओ, है ना, दो बनेंगे ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, और p हमें नहीं पता, और b कितना दिया हुआ है 60 के हिसाब से x, 60 के हिसाब से x है ना, 60 डिग्री के हिसाब से x है बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू p हमें नहीं पता, बेस है 50 प्लस है, ये पूरा लेंगे ना, 90 से हमेशा पकड़ा जाता है पूरा, 50 प्लस x, 50 प्लस इधर आके, ठीक है। अब p को एक तरफ ले लो, क्योंकि दोनों में p है ना, कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3x इज इक्वल टू p, यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस x अपॉन √3 इज इक्वल टू p, समझिए। तो 1 इक्वल हो गया, तो यानी √3x इज इक्वल टू, वन साइड इक्वल, अदर साइड भी। ये तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि भाई समझो ये सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। रूट की तरह के मल्टीप्लाई करा देना तो 3x हो जाएगा, फिर हाँ आंसर निकाल लेगा। नेक्स्ट हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, फिर मतलब p निकालना है, फिर जब x मालूम पड़ जाएगा, अरे x की वैल्यू डाल दे, √3 से मल्टीप्लाई, p आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर। अब देखो हिल और टावर अगर दिए ना, तो मतलब यहाँ पे दो फिगर बनी है। अगर मैन दिया है तो मैन के लिए पॉइंट फिगर ही 90% बनाया करो। अगर मैन की हाइट का कुछ भी डिटेल नहीं दिया हुआ है तो हमेशा मैन से और टावर से बनाना है या हिल से बनाना है, तो मैन को पॉइंट दिखाओ, टावर को ऐसे दिखाओ, मैन का एक और फिगर ना बनाओ। अगर मैन की हाइट कुछ मेंशन है, अगर कहीं से भी मैन की हाइट जैसा कुछ मेंशन लग रहा है, तो मैन की छोटी हाइट बनाना है, फिर तब आपको कुछ इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से फिगर लगेगा। लेकिन मैन की हाइट से कुछ भी नहीं है, ये मैन स्टैंडिंग और एक हिल है, एक टावर है, तो मैन को पॉइंट में ही दिखाओ, फिर तो टावर को टावर दिखाओ या हिल को हिल का एक फिगर दिखा दो, ठीक है ना, समझिए ना। मैन की अगर हाइट का कुछ भी दिया दूर दूर से तो फिर थोड़ा सा हाइट दिखा दोगे, अदरवाइज बस पॉइंट ही लेना, मतलब बेस पे लेने का, समझिए ना फिगर बनाने का तरीका। अगर मैन से अब यहाँ पर टावर और हिल है, तो ये तो पक्की बात है यार, टावर के लिए एक बनेगा और हिल के थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये तो पक्की बात है। ये टावर के लिए बनेगा और ये हिल बड़ा ही रहने वाला है। हिल आ गया, ये एंगल एलिवेशन ऑफ द हिल
अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर, कह रहे टॉप ऑफ द हिल में आ गए। हाँ, एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो टॉप के हिल के टॉप से ये टावर है ना, 60 डिग्री। ये टावर किस में आ जाओ फुट में, तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है। एलिवेशन मतलब पक्की बात, एलिवेशन डिप्रेशन हो, नीचे बना हुआ एंगल, इधर का लॉजिक ही मत रखो, क्यों डिप्रेशन में वही होता है, डिप्रेशन नजरें झुकाना है, वो बनेगा एंगल, फिर वो इधर ही घूम फिर के वो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाता है। ठीक है ना, एलिवेशन और डिप्रेशन तो एंगल नीचे बनाने हैं आपको, समझ गए। अब ये टावर है अभी, रुको, तो टावर के फुट में देख रहे हैं 60 डिग्री है, यहाँ से देख रहे हैं। अब क्या कर रहा है देखो, एंड के बाद की कहानी देखो क्या है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। कह रहे कि हम इधर बैठो, नहीं शायद इधर, ठीक है। तो कह रहे कि टावर के टॉप से और फुट हिल के फुट पे, तो टॉप के टावर के टॉप में है, इसके फुट में आ जाओ, ये लो कितना है 30 डिग्री है। क्या ही दिक्कत है भाई आपको, है ना। टावर की हाइट 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, ठीक है ना। अब देखो, और तुम्हें हिल की हाइट चाहिए, ये 50 मीटर है, ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, अगर ये ट्रायंगल पकड़ लो, क्योंकि यहीं पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है ना, इधर ही शुरुआत करो। परपेंडिकुलर मतलब tan 30 इज इक्वल टू, ये 30 ये पकड़ेंगे, ये वाला ट्रायंगल पकड़ रहे हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 30 1/√3, P दिया है 50, बेस हमें नहीं मालूम, इस बार बेस इक्वल है क्योंकि दोनों के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी, है ना। तो B इधर आ जाएगा, √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, B इज इक्वल टू 50√3 आ गया, 1.732 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो बेस आ गया, तो क्या ही कहानी बची। अब यहाँ पे लगा दो tan का, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, ये वाला ट्रायंगल, ये ठीक है, ये वाला। तो tan 60√3 होता है, P ही तो निकालना है, P ही तो निकालना है, हाइट ऑफ दी हिल ही तो निकालना है। P और बेस कितना दिया हुआ है, बेस हमने पहले निकाल लिया, बेस हमने पहले निकाल लिया। तो सर बेस तो पूछा नहीं गया था, आपने निकाला क्यों? सर बेस तो पूछा ही नहीं गया, कहीं निकाला क्यों? चलो अच्छा, अगर हम हाइट में निकालने के लिए जाते हैं हिल की, तो यहाँ पे P अपॉन B में फंस जाते हैं, तो आते दोबारा यहीं पर, क्योंकि इस ट्रायंगल में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, तो समझ गए। तो ऐसे भी स्टार्टअप यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें हाइट ऑफ द हिल पूछा गया था, तो यहाँ से स्टार्टअप लिया 60 डिग्री वाले से, P अपॉन B में फंस गया, सर B कैसे मालूम पड़ेगा, तो इस ट्रायंगल में जब मार दिया, क्योंकि इस ट्रायंगल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, B निकाल लिया, यहाँ ला के पुट कर दिया। तो √3 इंटू 50 इज इक्वल टू P, ये √3 हो जाएगा, 50 150 आ जाएगा, हाइट ऑफ द हिल। थोड़े से थे नहीं, सिलेक्ट क्वेश्चन किया ना। तो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव है तो अच्छे कितने हो गए, 16 हो गए। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो टोटल 20 बल्ब दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से डिफेक्टिव कितने, हमेशा डेटा कुछ इस तरीके से लिख लिया करो, 4 डिफेक्टिव है और गुड वंस कितने हैं, 16 है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब डिफेक्टिव, अरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ऐसे P इन ब्रैकेट D, डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी तो डिफेक्टिव ऊपर लिखो और नीचे टोटल लिखो, क्या दिक्कत थी इसमें। तो ऐसे लिखने का तरीका होता है, P इन ब्रैकेट D मतलब डिफेक्टिव बल्ब, तो 1/5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक ही नंबर का होगा ये, तुम्हें लग रहा है? 3 मार्क्स गया था, 3 ये सेकंड वाला फिर इम्पोर्टेंट है ना, सेकंड कर लिया था, नहीं तो सेकंड भी तो करना है ना फिर, सॉरी नहीं सपोज द बल्ब ड्रॉन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, देखो ये देखो एक उसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू हुआ है। सपोज द बल्ब जो 1 है वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड नॉट रिप्लेस भी नहीं किया है, रिप्लेस भी नहीं किया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो टोटल बल्ब कितने थे, पहले 20 थे,
कह रहे हैं कि जो डिफेक्टिव वो जो बल्ब था वो डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था मतलब कौन सा बल्ब था वो, गुड वन था जो निकाला है, तो गुड वन था। अब बैग में क्या चीज बची, देखो पहले सुन लो, पहले कंडीशन ये थी, अब कंडीशन क्या है, देखो बात समझना। कह रहे हैं कि हमने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था और हमने उसको वापस रखा भी नहीं, वापस उसको बैग में नहीं रखा, यानी अब बल्ब कितने बच गए टोटल, अब बचे 19, डिफेक्टिव कितने बल्ब है, 4, क्यों, क्योंकि वो हटे नहीं है, एक तो निकाल लिया था ना निकाल हमने, दिया था, हाँ। तो 3 होना चाहिए। लेकिन पता था ना कि वो है कि नहीं है, डिफेक्टिव है कि नहीं है, पता है, टेस्ट भी नहीं हुआ था ना वो पता है कि डिफेक्टिव है। नहीं है, तो इसीलिए हमने डिफेक्टिव 4 है अंदर। नाउ इन बैग, नाउ इन बैग, अभी बैग की कंडीशन क्या है, टोटल बच्चे 19 क्योंकि वापस रखा नहीं निकाल के, डिफेक्टिव अंदर है 4, कैसे मालूम सर 4 है, एक निकाला है ना, तो ये निकाला है तो मेंशन कर दिया नहीं कि वो डिफेक्टिव नहीं है, हाँ वो सही था, मतलब डिफेक्टिव पूरे पूरे 4 है, यानी गुड वंस कितने हैं, 15, गुड वंस हो गए 15 कि पहले 16 थे, यानी जो पहले वाला निकाला था अगर वो डिफेक्टिव नहीं था मतलब गुड वंस था, तो 16 में बचा एक 15, तो कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब देखो क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट, डिफेक्टिव, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबने इस डेटा के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, गुड वंस की निकालनी है, किसकी निकालनी है, फाइनल प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड वंस की निकालनी है, तो गुड वन की, तो टोटल लिखते हैं हमेशा नीचे, गुड वंस की गिनती कितनी है 15। हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन इज, हाउ इम्पोर्टेंट, कि हाँ प्रोबेबिलिटी कितना ज़बरदस्त लॉजिक हमें समझ में आ रहा है ना। पहले बैग की कंडीशन ये थी, टोटल बल्ब कितने थे 20 थे, डिफेक्टिव कितने थे 4 थे, गुड वंस कितने हुए यानी कि 16 हुए, यानी कि 16 हुए, वो इतना लॉजिक लगाना पड़ेगा, डिफेक्टिव 4 है, टोटल 20 है तो गुड वंस हो गए 16 हो गए, तो हमें प्रोबेबिलिटी पहले डिफेक्टिव की निकालनी थी, पहले बोलो डिफेक्टिव की ही निकालो, पहले वाले में क्या बोला, डिफेक्टिव की निकालना, देखो डिफेक्टिव की निकालो, तो हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इन ब्रैकेट डी इज इक्वल टू, ऊपर लिखे डिफेक्टिव गिनती, नीचे लिखे टोटल गिनती 1/5, लेकिन दूसरे में कंडीशन बदल दिया, दूसरे में कंडीशन क्या है, बदल दिया, क्या कंडीशन बदल दी है कि मान लो कि ऊपर जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो डिफेक्टिव, वो जो बल्ब निकला था वो डिफेक्टिव नहीं था मान लो, और हमने बैग में रखा भी नहीं दोबारा, तो बैग में टोटल 20 बल्ब थे, बैग में बचे 19 बल्ब, डिफेक्टिव कितने बचे 4, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो पहले बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव पूरे में 4 अभी भी अंदर है, इसका मतलब पहले जो बल्ब निकाला था वो अच्छा वाला था, ये पहले बल्ब 16 थे अच्छे वाले, अब 15 बचे, अब नई प्रोबेबिलिटी निकालनी गुड वंस वाली की, इज इक्वल टू नीचे हमेशा टोटल, अब गुड वंस की निकालनी, गुड वंस के ऊपर लिख दो, डिफेक्टिव निकालनी तो डिफेक्टिव के ऊपर गिनती लिख दो, पूरा 3 नंबर का है, ठीक है। तो कार्ड वाले गेम में 5 कार्ड है टोटल, द 10, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है, ऑफ डायमंड्स, 52 नहीं है, तो 5 कार्ड है हमारे पास, एक कार्ड 10 का है, ठीक है, हमारा कार्ड कितने टोटल 5 है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कार्ड हमारे पास 52 नहीं, मतलब पूरा गड्डी हमने नहीं ली है, हमने कार्ड की पूरी गड्डी नहीं ली है, हमने 5 ही कार्ड लिए हैं, टोटल 5 कार्ड लिए, जिसमें से 10 नंबर का कार्ड एक है, 1 है, क्वीन 1, जैक भी 1 है, किंग 1, क्वीन भी 1 है, किंग भी 1 है और एस भी 1 है, किंग भी 1 है, एस भी 1 है, ऑफ डायमंड और वेल शफल, इनको पांचों के वेल शफल कर दिया, ठीक है ना, ये पांचों कार्ड को वेल शफल, तो 52 नहीं है, 52 होते तो क्वीन 4 होती, किंग 4 होते, जैक 4 होते, ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बनती, बट टोटल गड्डी की बात नहीं हो रही यहाँ पर फिलहाल 5 ही हमने कार्ड लिए हुए हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ क्वीन की, तो प्रोबेबिलिटी इन ब्रैकेट इसलिए क्या करो क्वीन इज इक्वल टू, नीचे हमेशा टोटल कितने कार्ड है 5, क्वीन कितनी है इसमें, अभी फिलहाल तो 1 ही है, फिलहाल तो 1 ही है, 1/5 होगा। अब यहाँ पे देखो एक ये पहला वाला तो यार तुम सारी वार्म अप किया है तुम्हें प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे तुम्हारी मेन प्रैक्टिस है, प्रोबेबिलिटी की नॉलेज लेनी है क्वेश्चन को। इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को हटा दिया, जब क्वीन को हटा दी फिगर बदल जाएगा, टोटल कितना बचेगा 4, तो कह रहे क्वीन को हमने हटा दिया है ना, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को हटा दिया तो बचे कितने कार्ड 4 बचे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड, फिर सेकंड कार्ड पिक करना है तो हमें एस की और क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना, एस की एंड
क्वीन की। हमें प्रॉपर्टी बतानी है एस की क्वेश्चन मार्क, हमें प्रॉपर्टी बतानी है क्वीन की क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो कंडीशन था तो टोटल कितना बचा है, 4 बचा। अब यहाँ बाकी ये तो पूछा गया है, बाकी तो देख ले 4 में की क्या कहानी है, 4 की कौन कौन क्या हो, कितने लोग हैं। क्वीन कितने हैं इन 4 में, 0। क्वीन तो हटा दिया गया, क्वीन को हटा दिया है, क्वीन निकाल के पुट असाइड कर दिया गया है, हटा दिया है। तो जो टोटल 4 कार्ड थे, अब क्या कहानी है इस 4 कार्ड, क्वीन 0 है, बाकी जैक 1 है, किंग भी 1 है, एस भी 1 है, और 10 का भी एक और जो 10 है वो भी 1 1 है। ये टोटल देखो 4 हो गए कि नहीं आ गए, समझ गया ना। तो एस की बतानी है तो आ जाओ भाई। इसीलिए डेटा कितने साफ सुथरे तरीके से लिखोगे उतना ही मज़ेदार और उतना ही आसान क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एस की हम निकालेंगे, तो एस के ऊपर देखिए एस कितना है 1, और टोटल कितना है, टोटल 4 बचे, क्योंकि क्वीन को हटा दिया था तो 5 में से 4 ही कार्ड बच रहे थे, ठीक है ना। तो 1/4 और क्वीन की निकालना है, तो भाई बताने की ज़रूरत है क्या क्वीन के लिए, बोलो क्वीन कितनी है 0, और टोटल कितने हैं 4, तो 0 आ गया। ओके, क्वीन है ही नहीं तो प्रॉपर्टी क्या आएगी, निकलेगी नहीं क्वीन, जितने भी आप बार बार शफल करोगे। तो दिस इज द वे यू कैन अप्लाई दिस मॉडिफाइड डिटेल्स इन प्रोबेबिलिटी। तो जो डिटेल है ना मॉडिफाई हो गई है, तो टाइप ऑफ ये भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी में मॉडिफाइड। ये जो अभी हमने 2 क्वेश्चन कंटिन्यू किए, ये किस टाइप के किए थे, मॉडिफाइड डिटेल्स थे। डिटेल बाद में क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई, या फिर कंडीशन चेंज, क्या लिख सकते हो, कंडीशन चेंज। तो फिर से डेटा लिखा जाता है जब कंडीशन चेंज हो जाए, ये हैबिट डालो, जब कंडीशन चेंज हो जाए तो क्या डालो, फिर से अगेन पुट डेटा, ठीक है ना। सो मीन का देखो एक